गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका आज एक और नई क्लास के साथ। जैसे आप लोगों की पता है कि कंटिन्यू मेरी क्लासेस आ रही हैं, हालांकि वो प्रॉपर क्लासेस तो नहीं है, लेकिन वो आप सब लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों की पता है कि यहाँ पे अभी तक साइंस का तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड रहती है तो अपनी साइंस की क्लासेस भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। देखो अब जैसे मैं लेके आई हूँ मेंस का जो आपका साइंस का पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके साथ लेके आई हूँ। तो आज क्या करेंगे अपन कि साइंस का लेवल 2 का जो मेंस का पेपर है उसमें आपके साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, बायो का आया है, फिजिक्स का आया है, केमिस्ट्री का आया है, इन तीनों पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। और मेन चीज़ क्या रहेगी इसमें कि कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आया है वो क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। इससे अपन को एटलीस्ट आइडिया तो लग जाए ना कि कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे रेगुलर हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन वो वाली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जैसे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि अपन क्या डिस्कस करेंगे आज कि साइंस का जो लेवल 2 का पेपर है मेंस का, उसमें कितने बायो के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि जो उसमें ऑप्शंस हैं उनमें भी जो टॉपिक्स अपन को पढ़ने चाहिए, जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है ऑप्शन होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आया है उसमें 4 ऑप्शन आए, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा उन्हीं ऑप्शंस में से क्या रहेगा कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। तो इसलिए अपन को उन चीज़ों को अपने साथ ही क्लियर करके चलना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बताया, उसका आंसर बता दिया, उससे क्या होगा आपको तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब जरूरी तो नहीं है ना कि यही वाला क्वेश्चन अगली बार आए, जरूरी क्या पॉसिबल भी नहीं है। तो इस बार क्या रहेगा, सॉरी, जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे ना वो अपन इसके साथ ही करके चलेंगे। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो अब आप लोगों को पता ही है कि अपना एक एप्लीकेशन है अनंत एजुकेशन के नाम से। तो वहाँ पे आप जाके मैथ्स की क्लासेस ले सकते हो, जिसमें आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सारे प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें जो टेस्ट मिलेंगे, सारे पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर आपको डाउट सेशन मिलेगा। आप कभी भी डाउट पूछने के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपको सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे अब देखो आप, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोट्स जीव सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखो इसमें अपन क्या लेके चलेंगे, अपन बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। क्या रहेगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको भी कोई इशू नहीं हो, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके लिए क्या करेंगे अपन बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन विच ग्रुप द यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है। अब जैसे ये बताओ कि क्लासिफिकेशन, ये किसके कहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वहां से पुटअप हुआ है। जैसे क्लासिफिकेशन में क्या था, फिर क्लासिफिकेशन में क्या था, अपन ने देखा था कि क्लासिफिकेशन और किस बेसिस पे था। अब देखो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारी अवधारणाएं दी गई, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, सारे सब कुछ दिए गए। अब एक बात बताओ कि जैसे क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी था। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी कुत्ते का नाम लेती हूँ तो आपके सामने ये तो नहीं है ना कि कोई बिल्ली आएगी आपके। आप अगर आप सोचते भी हो उस चीज़ को तो आपके ध्यान में क्या आएगा, कुत्ता ही आएगा, बिल्ली नहीं आएगी। उसी तरीके से जैसे मान लो कि मैं बंदर का नाम लेती हूँ तो आपके हाथी तो नहीं आएगा दिमाग में। तो ये किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि एक प्रॉपर हर चीज़ का क्लासिफिकेशन हुआ है। अपन को पता है अगर डॉग का नाम ले रहे हैं ना, तो अपन को किसी पर्टिकुलर अगर किसी ब्रीड का भी नाम लेता है, जैसे मैंने लिया जर्मन शेफर्ड, तो अपने ध्यान में क्या आएगा, वही वाली ब्रीड आएगी, जर्मन शेफर्ड वाली ब्रीड आएगी। अगर मैं जर्मन शेफर्ड का नाम लेती हूँ, कोई और वोडाफोन वाला कुत्ता तो नहीं आएगा ना अपने सामने। वही चीज़ है। तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी था, सभी चीज़ों को इजी करने के लिए, सभी चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, उसके लिए क्या था, क्लासिफिकेशन जरूरी था। तो अपन ने क्लासिफिकेशन देखा। अब बताओ पहले क्या था, मोनेरा। जैसे मैंने बताया ना कि अपन पूरा डिस्कशन लेके चलेंगे सॉल्यूशन के साथ। अब जैसे ये चारों है ना, तो मैं इन चारों का बताऊंगी आपको कि चारों में क्या क्या डिफरेंस है, मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है और प्लांटी क्या है। ठीक है, तो अपन देखते हैं मोनेरा में क्या आएगा।
अब देखो पूरा डिस्कशन तो अपन कर नहीं सकते, जब आप डिमांड करोगे कि मैम हाँ आप पूरी क्लास लेके आओ, तब मैं पूरी क्लास लेके आऊंगी आपके साथ, ठीक है। तो उसके बाद देखो मोनेरा में क्या आएगा, मोनेरा में देखो क्या आता है, मोनेरा होता है एकदम स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या रहता है, प्रोकैरियोट्स। अब ये देखो मैं बोल रही हूँ ना, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो कि भाई प्रोकैरियोट्स बोल रहे हैं मैम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यूनिसेलुलर, यानी कि जो एक कोशी के जीव होंगे ना वो इसमें आएंगे, ठीक है। एक कोशी के जीव होंगे वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। जो प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, अब बताओ प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्या फर्क होगा। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, लेकिन मेन जो डिफरेंस होता है ना वो होता है कि प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोट्स में क्या होगा, यूकैरियोट्स में एक प्रॉपर सुविकसित यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस तो देखो अपन यही देखेंगे, अपन को बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, अपन को ओवरऑल समझ में आ जाए ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, बाकी जो ऑप्शंस है उनकी भी सारी चीज़ें अपन को समझ में आ जाए, तो सिर्फ अपन को अभी इतना ही देखना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोट मीन्स अब मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उसमें क्या होगा, पहले तो वो प्रोकैरियोट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वो एक कोशिके यानी कि वो सिंगल कोशिका से मिलकर बना होगा, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होगा। यूनिसेलुलर मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीव होगा वो, फिर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। अब देखो प्रोटिस्टा में क्या होगा, प्रोटिस्टा में होता है, प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यानी कि ये इसमें पूरा केंद्रक तो सुविकसित होता है, लेकिन ये जीव कौन सा होता है, ये होता है मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, ये होता है सॉरी मल्टी सेलुलर नहीं, ये होता है यूनिसेलुलर। लेकिन होता क्या है, इसमें पूरा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन फंजाई में। अब देखो फंजाई क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि अपन ब्रेड को कभी कहीं रख देते हैं तो उस पर ग्रीन ग्रीन फफूंद सी आ जाती है, उसको बोलते हैं अपन फंजाई, ठीक है। क्या आएगा इसमें, फंजाई, ठीक है। अब ये देखो ये क्या होंगी, ये ऑटोट्रॉप्स होंगी, यूकैरियोट्स में आएंगी, प्रोकैरियोट्स में आएंगी। अब देखो प्रोकैरियोट्स में तो सिर्फ ये मोनेरा वाला जो किंगडम है ना, सिर्फ यही आता है। उसके बाद यूकैरियोट में क्या आएगा, प्रोटिस्टा आएगा। उसके बाद ये जो अब क्या हुआ, एक हुआ, दो हुआ, बाकी तीन और बच गए, तीनों भी क्या रहेंगे, यूकैरियोट में ही रहेंगे। ये भी क्या आएगा, यूकैरियोट में आएगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर नहीं सही, ये होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, प्लांटी आएगा। अब देखो प्लांटी और एनिमिलिया दो आ गए ना, इसमें क्या आएगा, प्लांटी आ गया, प्लांटी आ गया, ठीक है। प्लांटी क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा और मल्टीसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा। देन उसके बाद क्या आएगा, एनिमिलिया आ गया। अब देखो कितने हो गए, 5 जगत जो अवधारणा थी वो सबसे मान्य, सबसे अच्छी और जो अभी तक चलती आ रही है वो अवधारणा थी, 2, 3 फंजाई, 4 प्लांटी और 5 क्या आ गया इसमें, एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया। अब इसमें क्या आएंगे, इसमें भी क्या आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे। यूकैरियोट्स में भी मल्टीसेलुलर, जैसे अपन आ गए, ठीक है, मैमल्स आ गए, यूनी मल्टी सेलुलर। अब देखो फंजाई है, यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। और इसमें देखो कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब देखो किसी को पता है किसी को नहीं पता है ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अपन आगे चल के वो भी पढ़ लेंगे। उसमें देखो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स कंप्लीटली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एनिमिलिया आएगा। ये क्या रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाना बनाने के लिए। तो इसमें क्या आ गया, ये हेट्रोट्रॉप्स आ गया। और इनमें एक डिफरेंस एक भी ये भी हो सकता है, जैसे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो बेसिक जो फीचर्स होते हैं ना उनके ही आधार पे इनको
बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए आई होप ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपको आंसर भी मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उसके बाद देखो, निषेचन के पश्चात एक विकसित एवं परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं, बताओ। निषेचन के पश्चात, इसमें जो निषेचन के पश्चात एक विकसित और परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं, परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं, परिपक्व अंडाशय को बोलते हैं अपन फल। क्या बोलेंगे अपन, फल। अब जैसे फल क्या होता है, इसमें क्या आएगा, फल। ये क्या होता है, कंप्लीट मैच्योर और डेवलप्ड ओरी होती है। ओरी होती है वो किसमें होती है, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए मैच्योर एंड डेवलप्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। फ्रूट के नाम से जानते हैं इसको। अब देखो इसमें भ्रूण क्या होगा, भ्रूण क्या होगा इसमें, डेवलप्ड स्टेज एंड एनिमल। ये क्या होती है, भ्रूण क्या होती है, डेवलप्ड, पूरी डेवलप्ड स्टेज होती है, स्टेज ऑफ एनिमल्स। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो पूरी डेवलप्ड स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियो। ठीक है, और सीड क्या होगा फिर, सीड क्या होता है, सीड होता है, देखो ये कैसा होता है, हार्ड पार्ट होता है प्लांट का। क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है प्लांट का, हार्ड पार्ट। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, फूड, फूड स्टोर रहता है। और अब बताओ अपन बीज को किस काम में लेते हैं, अपन बीज को बहुत लंबे समय तक इसको क्या रख करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करके रखने के बाद अपन क्या करेंगे इसमें, अब जैसे ही सीजन आएगा किसी भी, जैसे बाजरा मान लो, कोई भी आप मान लो किसी भी फसल का बीज है, जब भी उसका सीजन आए उसको क्या करेंगे अपन, बो देंगे और वो उसी स्टेज में क्या करेगा, फिर ग्रो करेगा। अब उसके बाद क्या बच गया, एंडोस्पर्म बच गया। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में, डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए प्रेजेंट होगा, किस में प्रेजेंट होगा, फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गया होगा, निषेचन के पश्चात एक विकसित या परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए मैच्योर एंड डेवलप्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आप बताओ क्या आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए देखो एक बात बताओ, आवश्यक होगा, सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो प्लांट प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, ये तो क्या है, फर्स्ट ही है। अगर ये नहीं होगा तो आगे की कोई प्रोसेस नहीं होगी। मान लो अगर आगे वाली चीजें हैं जो आगे चल के प्रकाश संश्लेषण में चाहिए, वो वाली चीजें नहीं हो तो चलो ठीक है, थोड़ा आगे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने के बाद आगे चल के वो थोड़ा स्टॉप हो। लेकिन अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो फिर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है वो स्टार्ट ही कैसे होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए इसको। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजन की जरूरत, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट जो है जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो O2 तो वो खुद रिलीज करेगा, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ से होगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। अब ये बताओ, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा। पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज है किस में टूट रहा है, ग्लूकोज किस में टूट रहा है, पायरुविक एसिड में टूट रहा है। ठीक है, पायरुविक एसिड में टूट रहा है,
तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जो ये प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अब देखो क्रेब्स चक्कर किस में चलेगा, केल्विन चक्र किस में चलेगा। अब ये देखो क्रेब चक्कर चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया किस में चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। देन उसके बाद क्या होगा, केल्विन चक्र होगा, वो प्लांट्स में रहेगा। ठीक है, प्लांट्स में जो खाना बनता है उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केल्विन साइकिल। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन तो आप तो जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है फर्मेंटेशन के बारे में। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन बताओ क्या है, सर्वप्रथम गोल्गी उपकरण को किसने वर्णित किया। सबसे पहले जो गोल्जी है अपना, सबसे पहले तो ये देखो गोल्गी होता क्या है, गोल्गी काम करता है ट्रांसपोर्ट का, जो क्या है एक सेल ऑर्गेनल है। क्या है, सेल ऑर्गेनल या कोशिका, सेल ऑर्गेनल या कोशिका अंगक। क्या है, कोशिका अंगक है। क्या है, कोशिका अंगक है। जैसे सेल में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, बाकी केंद्रक प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से सेल में क्या पाया जाता है, गोल्गी पाया जाता है। अब देखो इसके जो वर्णित है, इसकी जो रिसर्च करी, हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड गोल्गी एपरेटस, यानी कि जो गोल्गी एपरेटस है उसकी खोज किसने करी। तो वो, अब एक बात बताओ, कॉमन चीज़ है, आपने यहाँ पे देख लिया गोल्गी, अगर ऑप्शंस ढंग से पढ़े तो यहाँ पे एक नाम आया होगा गोल्गी, एक और थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करें ना तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, कैम्लियो गोल्गी। ठीक है, अब ये बता देती हूँ मैं, रोबोट हुक ने किसकी खोज करी, रोबोट हुक ने किसकी खोज करी, जो अपने डेड सेल थी, डेड सेल की सर्वप्रथम सेल की खोज और डेड सेल की खोज किसने करी, सेल एंड डेड सेल किसने करी, सेल और डेड सेल की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी, जो कोशिका में पाया जाता है न्यूक्लियस, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, उसकी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है, उसके बाद कैम्लियो गोल्गी का आ गया, किसका, गोल्गी एपरेटस की खोज किसने करी थी, किसने करी थी, कैम्लियो गोल्गी ने। उसके बाद आया ल्यूवेनहॉक। अब देखो ल्यूवेनहॉक ने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि, अब एक तो ये हो गया, जैसे डेड सेल की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, उसी तरीके से ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जो अपने लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल, लिविंग सेल, उसकी खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। तो अब इसको भी आप याद रख सकते हो, ल्यूवॉन लिविंग, ल्यूवॉन लिविंग, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो कि लिविंग सेल, ल्यूवेनहॉक, तो इससे याद रह जाएगा कि लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, उसके बाद देखो ल्यूवेनहॉक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि ल्यूवेनहॉक ने और कौन कौन सी रिसर्च करी थी। आरबीसी हो गई, रेड ब्लड सेल है, उसकी खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। उसके बाद स्पर्म सेल आ गई, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। उसके बाद प्रोटोजोन्स की खोज किसने करी थी, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग हो जाता है, कौन सी, कौन सी काली खांसी किसकी वजह से होता है, काली खांसी, काली खांसी होता है मोर्टिडेला पर्टुसिस, इसकी वजह से होता है काली खांसी रोग। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होगा, इसके नाम में लिखा हुआ है, इससे क्या होगा, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ही है तो इससे क्या होगा, डिप्थीरिया। अभी ये है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इनसे होता है हैंसेन, हैंसेन रोग। ठीक है, इससे क्या होगा, लेप्री हैंसेन रोग। देन इसके बाद क्या होगा, गोनेरिया,
गोनेरिया से क्या होगा, गोनेरिया। मोस्टली जो डिजीज के नाम होते हैं ना, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी रहता है ना, उसके जो नाम होता है उसके नाम पे इनको लिखा जाता है या बोला जाता है, तो मोस्टली ऐसे पता लग जाता है। लेकिन देखो इसमें नहीं पता लग रहा ना, इसीलिए तो इसी का पूछा है। अगर इससे इतने इजी क्वेश्चन पूछते तो सबका सिलेक्शन ही हो जाता ना। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताओ मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? विच टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्किन? अब ये बताओ कि ह्यूमन स्किन है, जो अपनी स्किन है, त्वचा है, उसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? स्वेट ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं अपने एपोक्राइन। ठीक है, और जो ये होलोक्राइन होती हैं, एक्राक्राइन होते हैं, ये वाली जो होती हैं वो होती हैं जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब जैसे मान लो ये अपनी सेल है, ठीक है, ये अपनी सेल है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करने के बाद जो भी मटेरियल होता है उसको क्रॉस करवाने का काम कौन करती है? ये जो होलोक्राइन ग्लैंड होती है ये करती है। होलोक्राइन ग्लैंड ये क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ल्यूमन में ट्रांसफर करती है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। अब जो ये रतौंधी है ये वाला किससे होगा? विटामिन, अब रतौंधी किससे होगा? विटामिन ए की कमी से। क्या होगा? विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी होगा। और विटामिन बी की कमी से क्या होगा? विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी। ठीक है, उसके बाद स्कर्वी है वो किससे होगा? विटामिन सी। अब ये देखो कितने सीक्वेंस में दिए हैं ना, कैसे अच्छे से सजा के दिया है अपन को क्वेश्चन की आता है तो कर लो। अब देखो विटामिन ए की वजह से क्या हुआ? स्तौंदी हुआ। बी की वजह से क्या हुआ? बेरी बेरी हुआ। सी की वजह से क्या हुआ? स्कर्वी हुआ। और डी की वजह से क्या हुआ? रिकेट्स हुआ। ठीक है, आई होप ये वाला भी समझ में आया होगा। अब देखो ये जो कोर्स है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आप रीट सेकेंड लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास कहीं नहीं होगा। मेन चीज़ क्या है? बजट फ्रेंडली है, बहुत ही रिजनेबल फीस है आपकी। अब देखो वैसे अपने यहाँ पे ऑफर चल रहा है, वैसे फीस है अपनी 999, लेकिन अगर आप अभी इस ऑफर को लेते हो इसमें आपको सारी देखो मैथ्स की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे सारे, बाइलिंगुअल आपका कोर्स रहेगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें देखो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे आपके, हर टॉपिक के बाद आपके टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी रहेगा आपका, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, डाउट सेशंस रहेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपकी क्लास रहेगी उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैलिडिटी टिल द एग्ज़ाम, जब आप इनरोल करते हो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता पूरा कोर्स आपके फ़ोन में चलेगा, पूरा कोर्स आपकी एप्लीकेशन पे रहेगा, तो आप जब चाहो तब उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अभी अपनी फ़ीस है देखो 749। ठीक है, अगर आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी करना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें एप्लीकेशन, अपनी जो ये एप्लीकेशन है अनंत एजुकेशन, इसको डाउनलोड करें, इनरोल करें, अपना जल्दी से जल्दी अपना कोर्स लें। और अगर आप चाहते हो कि आप साइंस भी पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही जल्द आपके लिए साइंस का भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप कमेंट कर देना कि मैम हमें भी साइंस का कोर्स चाहिए, तो आपको भी सारी साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी। वैसे अपन यूट्यूब पे तो रेगुलर रहेंगे ही, लेकिन उसमें आपको क्या रहेगा? आपके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, डाउट सेशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? बताओ कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा, बताओ। बडिंग, मुकुलन का मतलब क्या होता है? बडिंग। और अलैंगिक मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किस में होता है? अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है, और अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और अमीबा में क्या होगा? अमीबा में क्या होगा? एसेक्सुअल
होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन कौन सी विधि से होगा? बाइनरी फिशन। कौन सी विधि से होगा? बाइनरी फिशन से होगा। ठीक है, अब बताओ प्लाज्मोडियम में क्या होगा? प्लाज्मोडियम में भी किससे होगा? इसमें होता है मल्टीपल, मल्टीपल फिशन से होता है। क्या होगा? होगा तो एसेक्सुअल ही, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन क्या रहेगा इसमें? इसमें रहेगा मल्टीपल, यानी कि बहुत सारी, मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन से रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? लिशमेनिया में, इसमें देखो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनमें ये बताते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन अपन मानते हैं कि इसमें बाइनरी फिशन ही होता है, इसमें भी बाइनरी फिशन। लेकिन इसको बहुत सारे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट जिनमें बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? इसको नियंत्रित करता है, इसको नियंत्रित करता है, बताओ कौन सा करेगा? कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करेगा? कौन सा हार्मोन अंडाशय के परिपक्वन को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। इसमें देखो इसका आंसर होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, देन उसके बाद अपन ने देख लिया कि इसका आंसर तो क्या है? FSH है, लेकिन अपन बाकी को भी तो देखना है ना अपन को। ठीक है, तो इसके बाद TSH, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद देखो ये ADH क्या है? ADH देखो ये एक केमिकल है, केमिकल है जो हाइपोथैलेमस, जो अपने ब्रेन का एरिया होता है, केमिकल ब्रेन का जो एरिया होता है, ब्रेन का एरिया, कौन सा एरिया? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसमें क्या होता है? उसमें सीक्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद ये क्या है अपना? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है अपनी, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कहीं कुछ लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन कैसे हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आपको सारे डाउट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो यौन संचारित रोग होते हैं, इनमें से कौन सा है वो जो यौन संचारित रोग होता है? ठीक है, अब ये बताओ, टीबी है, टीबी कैसे फैलता है? टीबी कैसे फैलता है? टीबी फैलता है खांसने से, छींकने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। ये क्या होता है? संक्रामक रोग होता है, ना कि ये यौन संचारित रोग होता है। ठीक है, कैंसर, कैंसर तो किसी चीज से नहीं फैलता है, ना यौन संचारित होता है ना संक्रामक होता है, जो जिसमें है ये उसी में रहेगा। ठीक है, कहीं भी ट्रांसमिट नहीं होगा ये। उसके बाद गोनेरिया, गोनेरिया क्या है? गोनेरिया जो है ये है यौन संचारित रोग। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया भी कोई यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है, टीबी क्या है? टीबी क्या है? संक्रामक, संक्रामक रोग, टीबी। ठीक है, गोनेरिया क्या है? यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। ठीक है, इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है?
सबसे प्राचीन जो है वो कौन सी शिक्षण विधि है? सबसे प्राचीन विधि है स्मृति विधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मीनिंग ऑफ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन यानी कि जो ये व्यापक मूल्यांकन है इसका मतलब क्या है? तो इसमें होगा एवोल्यूशनल ऑफ एजुकेशन एंड को एजुकेशनल फील्ड, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी शिक्षण विधियां, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री हाथ उपकरण में सम्मिलित नहीं है? अब प्रोजेक्टर है बच्चों, प्रोजेक्टर को क्या करते हैं अपन? हाथ से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं उनको भी अपन हाथ से ही ऑपरेट करते हैं। उसके बाद क्या आ गया? पोस्टर्स, तो पोस्टर्स ही वही होते हैं। उसमें क्या आएगा सबसे पहले? ग्रामोफोन। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, उसके बाद एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दुगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का कितना होगा? अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बताया? एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दुगुना। पहले तो ये बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब देखो बल को क्या किया है अपन ने? दुगुना किया है। ठीक है, माना अपन ने बल क्या है? एक है। ठीक है, उसको क्या किया है अपन ने? दुगुना किया है। उसके बाद देखो एरिया को क्या किया है अपन ने? क्षेत्र को आधा कर देते हैं, यानी कि क्षेत्र को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो उसके बाद क्या आएगा देखो इसमें? 2 इज इक्वल टू 2, कितना आएगा? 4, यानी कि क्या रहेगा? 4 गुना। क्या आएगा? 4 गुना। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? चौगुना। ठीक है, उसके बाद लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? फिर बताओ। इट्स अदर एंड, यानी कि इसका दूसरा सिरा कैसा होगा? संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन प्रक्रिया के कारण क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों इनमें से तीनों ऑप्शन में से एक भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ठंडा नहीं होगा। अगर वो गर्म होता ना तो वो क्या होता? चालन प्रक्रिया से गर्म हो जाता, लेकिन चालन प्रक्रिया ठंडे में वर्क नहीं करती है तो वो कुछ भी ठंडा नहीं होगा, जो वो जैसा होगा वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्लासेस का मैंने बता दिया, तो जल्दी जल्दी जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जल्दी जल्दी से मैथ्स का जो कोर्स है उसको इनहेल करो। ठीक है, अब उसके बाद देखो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित होगा, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होगा, वास्तविक दर्पण के पृष्ठ तथा आवर्धित होगा, वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होगा। तो इसका रहेगा बच्चों आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वथा सीमा होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वथा सीमा होती है। क्या होती है? सर्वथा सीमा, यानी कि जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसमें ऑडिबिलिटी, सुनने की क्षमता कितनी होती है? अगर वो उस क्षमता से ज़्यादा का सुनेगा तो उसका कान खराब हो जाएगा, कान का पर्दा फट जाएगा, वो सुन नहीं सकेगा। तो उसकी क्षमता होती है बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इससे ऊपर अगर कोई वॉल्यूम जाता है तो वो अपने लिए सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसकी। फुल नेम ऑफ एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम क्या है? अब देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें क्या हुआ? अभी ये देखो डायोड वाला कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, और ड्रम वाला कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कोई नहीं है, इतना तो एडजस्ट कर लो आप, आपको समझ में आता है ना, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि ये वाला रहेगा इसमें। ठीक है, आप ये वाला लिख लो। इसकी क्या रहेगी? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये वाला रहेगा एलईडी की फुल फॉर्म। ठीक है, क्या रहेगा? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखो
इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, जो अपने इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं, विद्युत सेल परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित, क्या कौन सी ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा, रासायनिक जो ऊर्जा रहती है उसको क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी जो रहती है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। इसके लिए बच्चों देखो, मैं आपको बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आप पूरे जो ग्रह हैं, पूरे जो प्लैनेट्स हैं, उनको आराम से याद रख सकते हैं। तो मेरे साथ ये शॉर्ट ट्रिक लिखो, मेरी बहुत स्टाइलिश माँ ने, मेरी बहुत स्टाइलिश, किस किस की मम्मी स्टाइलिश है, स्टाइलिश, स्टाइलिश माँ ने, लिखो, मेरी बहुत स्टाइलिश माँ ने बहुत शानदार, बहुत शानदार नूडल्स, नूडल्स परोसे हैं। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या रहेगा, मेरी बहुत स्टाइलिश माँ ने बहुत शानदार नूडल्स परोसे हैं। तो इसमें देखो क्या रहेगा, बहुत का क्या आ गया, बुद्ध आएगा। इस वाले का क्या आ गया, इस वाले का क्या आएगा, अलग अलग कलर से लिखेंगे अपन। इसमें क्या आ गया, बुद्ध आ गया। ठीक है। इसका आ गया, स्टाइलिश का क्या आया, सनी आ गया। ठीक है। इसका माँ का क्या आएगा, धरती हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है अपन को ना, डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है। माँ पृथ्वी। ठीक है। माँ का मतलब पृथ्वी हो गया। ठीक है। उसके बाद बहुत, उसके बाद क्या आएगा, बहुत, यानी कि माँ का ना, जैसे माँ का अपन पृथ्वी भी कर सकते हैं और उसके बाद क्या आएगा, मंगल भी हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, अब इसका ये ना, माँ एक और है, इनके सिंबल रहेगा, माँ का क्या रहेगा, ऐसे इस तरीके से रहेगा। तो अपन मान लेंगे इसका तो क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, और इसका क्या हो गया, मंगल हो गया। ठीक है। तो मंगल के बाद क्या आएगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार मीन्स, अरे बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसका क्या हो गया, इसका तो हो गया पृथ्वी। ठीक है। इसका क्या हो गया, मंगल। ठीक है। इसका क्या हो गया, बृहस्पति, बृहस्पति। उसके बाद शानदार का क्या आ जाएगा, शनि आ जाएगा। ठीक है। शानदार का क्या आ जाएगा, शनि आ जाएगा। फिर नूडल्स का आप कर लेना भी थोड़ा बहुत, नूडल्स, यूरेनस, इतना तो याद रख ही सकते हो ना, यूरेनस। और उसके बाद नेपच्यून। ठीक है। तो ये वाली आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, ये वाली ट्रिक। तो आंसर बताओ क्या रहेगा, बुध, शुक्र, सॉरी ये शनि नहीं है, ये शुक्र रहेगा अपना। ठीक है। ये क्या रहेगा, शुक्र रहेगा। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये कौन सा रहेगा अपना, सी वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है। सी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद 23 नंबर क्या है, 23 नंबर क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, व्यक्तिपरता, यानी कि जो सब्जेक्टिविटी है वो अच्छा मापदंड नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है। ये कोई भी राजस्थान का बच्चा, कोई भी सिंगल बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, वो आराम से इसका सही आंसर लगाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थ्रेसिंग। ठीक है। हैंड पिकिंग यानी हस्त चयन क्या होता है, जैसे अपन गेहूं साफ कर रहे हैं
थ्रेसिंग से गेहूं निकलने के बाद क्या करते हैं, उनको अपन हाथ से साफ करते हैं। निष्पावन, चालन ये दोनों नहीं रहेंगे, इसमें रहेगा थ्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद देखो 25th नंबर क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। यानी कि जब अपन नमक बनाते हैं तो उसमें एक सामान्य प्रक्रम होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे जहाँ पे नमक बनता है वहां पे क्या होता है, जो भी झील होती है खारे पानी की, उन पे क्या होता है, सबसे ज्यादा उनको क्या चाहिए, हीट चाहिए, फिर उनसे क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। तो इसमें सबसे जरूरी जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है, वाष्पन होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, वाष्पन होता है। इसमें क्या रहेगा, सी। ठीक है, उसके बाद चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलेमाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है। यानी कि जब चींटी काट लेती है तो जो उसमें अपन दवाई यूज करते हैं तो उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है, या कौन सा केमिकल होता है। तो आप बता सकते हो इसमें क्या होता है, इसमें होता है अपने सोडियम कार्बोनेट। जैसे आप लोगों को कभी खाया होगा ना, ततैया खाया जाता है तो अपने घर वाले क्या करते हैं, या तो आयरन लोहा रगड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, उस पर नमक लगाते हैं फिर लोहा रगड़ते हैं। तो बेसिक सा कॉमन सेंस है कि अपन को यही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अपन दवाई लेते हैं या जो केमिकल यूज करते हैं उसमें भी यही होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें क्या रहेगा बताओ, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है। कि अम्ल वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है, अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। ठीक है, उसके बाद 29th, किलो जूल किलोग्राम। किलो जूल क्या है, एनर्जी को मापने का। ठीक है, किलो जूल। ठीक है, और केजी किलोग्राम, किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक उष्मीय मान वाला ईंधन है। तो ईंधन क्या है इसमें, हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा उष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद है 29th क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है पॉलीथीन PVC, पॉलीथीन मेलामाइन, बेकेलाइट PVC, बेकेलाइट मेलामाइन। तो इसका ऑप्शन है डी सही। ओके, डी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है। बताओ, जो अपनी लैब्स होती हैं, टीचिंग एड इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंट डन बाय ए स्टूडेंट इन ए लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी है, उसमें अपन एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, अपन परफॉर्म ही तो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, ना तो उसको देख के अपन कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, ना पढ़ के लगा सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को कोई ना कोई उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तभी अपन रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा क्रियात्मक साधन। उसमें क्या करते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आपने मेरा अगर पूरा वीडियो देखा है तो आप सीरियसली सीरियस हो पढ़ाई करने के लिए। मेन चीज़ ये है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं साइंस की क्लासेस को कंटिन्यू रखूं, साइंस का पूरा कोर्स लेके आऊँ आपके लिए, प्रॉपर टॉपिक्स के क्वेश्चंस आएँ आपके पास, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि मैं जो अपनी साइंस की क्लासेस है उनको कंटिन्यू रखूं। आप डेली ज्वाइन करोगे मुझे, फिर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और मैसेज करो, DM करो, जो भी है अपना कमेंट सेशन है खुला है आप लोगों के लिए। तो आप बताओ कि मैम हाँ आप कंटिन्यू क्लासेस रखो, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जो भी क्लास रहेगी, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि हाँ मैम अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखो, हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहते हो कि मैम इस टाइम से इस टाइम पे क्लास रहे अपनी, तो आप टाइम भी मेंशन कर सकते हो कि मैम इस टाइम पे अपनी क्लास होनी चाहिए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसी टाइम अपनी क्लास हो। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक अपनी क्लास देखने के लिए। बहुत ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।